हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, यूजीसी नेट, पीटी और मेन दोनों की तैयारी करवा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब, और मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, इससे पहले लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का पार्ट 4 कर लिया था। इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 ये सभी कर लिए थे। आज मैं आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्लेमिंटो सुधार बोलते हैं, ये करवाऊंगा। देखो, एक टाइमलाइन याद करते हैं। 1857 को क्रांति हुई, उसके बाद 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, और फिर 1892 को वोटिंग का राइट दे दिया। फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट, देखो यार, ये रहा फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट मिल गया। और फिर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। अब इसको करते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार बंगाल का विभाजन। देखो, देखो 1905 बंगाल का विभाजन, ये किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। क्यों किया? रिलीजन बेस पर, धार्मिक आधार यानी हिंदू और मुस्लिम को, इन दोनों को अलग कर दिया। देखो, देखो ये इंडिया के जो पूर्वी भाग है, देखो ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो पूर्वी भाग, ईस्ट साइड पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग, यहाँ पे पूर्वी भाग में मुस्लिम जो थे ना, मुस्लिम वो ज़्यादा थे, यानी उनका सबसे ज़्यादा बहुमत था, उनकी वोटिंग सबसे ज़्यादा थी यहाँ पे। और जो पूर्वी भाग है, ये तो हो गया मुस्लिम के लिए। और जो पश्चिमी भाग है, वेस्ट साइड बंगाल में, ये किसके लिए था? ये हिंदू, यानी यहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा थे। इन दोनों को बंगाल के विभाजन के साथ अलग कर दिया, यानी दोनों अलग हो गए।
1905 में बंगाल के विभाजन में। अब इसके कारण क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। अब जो विद्रोह हुआ है उसको शांत करने के लिए किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम, इसने क्या किया, दिल्ली में घोषणा कर दी। कब, 12 दिसंबर 1911 को। क्या कर दी, भी जो पूर्वी बंगाल है ना उसको बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर दो। कहाँ पे शामिल कर दो, जहाँ पे बंगाली बोली जाती थी। इसने घोषणा कर दी 1911 में। अब यहीं से एक पॉइंट और निकल के आता है। 1911 में क्या हुआ, राजधानी दिल्ली बना दी। ठीक है, ये आ गया समझ में हमने। अब आगे करते हैं, पार्लियामेंटो। देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इट इज नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत सचिव, और मिंटो ये थे वायसराय। यानी ये कौन था, ये इंग्लैंड में ब्रिटिश मेंबर जो मॉर्ले था, और मिंटो वायसराय जो प्रेसिडेंसी नगर में था। अब देखो इसका अगला पॉइंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाती है। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होती तो वो अलग होती, एग्जीक्यूटिव। ये है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया। यानी देखो ये कह रहे हैं 1909 के एक्ट में जो लॉ मेकिंग काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें इंडियंस को बढ़ाया जाए। यानी ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट थी, तो यानी कहने का मतलब ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस की संख्या बढ़ाई जाए। इसका मतलब ये है। ये आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड होम रूल फॉर फर्स्ट टाइम इन 1906। यानी होम रूल 1906 में बनाया। इसकी डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब की, 1909 के एक्ट में। अब तीसरा देखो, गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले मीट
मॉर्ले इन इंग्लैंड टू एम्फेसिस द नीड फॉर रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स, कौन से रिफॉर्म्स ऊपर पढ़ा है हमने, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो सुधार में अपना योगदान देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले मॉर्ले से मिले इंग्लैंड में। इसका मतलब ये है। इसे आगे है, ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीड बाय आगा खां मीट मॉर्ले इन 1906। देखो, इसको देखो एक बार। उन्नीस सौ 5 में बंगाल का विभाजन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और 1909 में मॉर्ले मिंटो आ गया। अब 1905 में बंगाल की स्थापना, बंगाल को अलग किया गया, बंगाल विभाजन 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन दो पार्ट में कर दिया, हिंदू और मुस्लिम। तो अब मुस्लिम ने अपनी एक अलग संस्था बना ली, मुस्लिम लीग। तो 1909 में मुस्लिम लीग की स्थापना बना ली। मुस्लिम लीग, ये लिख दिया ना, ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम 1909 में 1906 में बना ली मुस्लिम लीग। और 1906 में ही क्या किया, ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीड, मतलब अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला और क्या मांग की। देखो, आगा खां मीट लॉर्ड मिंटो 1906, क्या मांग की, डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मिला कब था, देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही की और मिला कब, 1906 में ही मिले मुस्लिम लीग, किससे, लॉर्ड मिंटो से। किस लिए, अलग, सेपरेट, अलग, अलग से इलेक्शन सिस्टम हो इनका, किसका, मुस्लिम का। ये कह रहे थे अगर भाई हमारा अलग से इलेक्शन सिस्टम बना दो, हमने हिंदुओं के साथ नहीं करना। और उन्होंने कहा हमारा सेपरेट इलेक्शन सिस्टम हो जिसमें मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के अनुसार ही प्रतिनिधित्व दिया जाए। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, वैसे एक बार देख लेते हैं इसको। 1906 में की मुस्लिम लीग की स्थापना, किसने की, सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क, इनने मुस्लिम लीग की स्थापना की। कहाँ पे की, ढाका में। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव यानी जो लॉ बनाती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर एंड, सेंटर यानी केंद्र में, सेंटर एंड प्रोविंसेस यानी प्रांतीय, इंक्रीज इन साइज यानी सेंटर में और प्रांत में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को बढ़ाया जाए। देखो कितना बढ़ा दिया, कितना,
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर कितने 16 से 60 कर दिए। प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, प्रेसिडेंसी नगर थे ना, ये इनमें मेंबर कितने कर दिए 50 मेंबर्स ईच, प्रत्येक में 50-50 मेंबर। लेजिस्लेटिव काउंसिल एट पंजाब, बर्मा और असम में 30 मेंबर कर दिए। यहां तक आ गए समझ में। अब आगे करते हैं। इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू लेजिस्लेटिव काउंसिल एट फर्स्ट टाइम। देखो आ गया ना, ये कह रहे हैं अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें इंडियंस को बढ़ाया जाए और सेंटर और प्रांतीय क्षेत्र में वहाँ भी बढ़ाया जाए। तो जो मेंबरशिप मिली है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को, वो पहली बार 1909 के एक्ट में मिली। अब ये वही आ गया, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम फॉर मुस्लिम, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज वर इमार्क्ड फॉर मुस्लिम, मतलब कुछ क्षेत्र मुसलमानों के लिए मार्क कर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़ा हुआ। ये लिख दिया ना, ओनली मुस्लिम आर देयर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिले थे और कहा था हमारे लिए अलग से इलेक्शन सिस्टम हो। ठीक है। मेंबर्स कुड डिस्कस द बजट एंड आल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखो मेंबर्स को क्या राइट दे दिया, बजट पे क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया। इसमें ये इम्पोर्टेंट ये भी है, पहले भी आ चुका है बहुत बार, स्तेंद्र नाथ सिन्हा को पहली बार फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसराय कौन सी है, एग्जीक्यूटिव। देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, देखो हम यहाँ पे ये क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, वायसराय की, और ये किसकी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी है, ये सेक्रेटरी की है। ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन सदस्य है, फर्स्ट इंडियन मेंबर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय कौन था, स्तेंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है। और फर्स्ट टाइम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किसने की थी, सांप्रदायिक यानी हिंदू और मुस्लिम, संप्रदाय को अलग करना, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसकी स्थापना किसने की थी फर्स्ट टाइम, इस प्रणाली की स्थापना लॉर्ड मिंटन। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो ये मान के चलो अगर 1893 को 10% वोटिंग का राइट था ना, क्योंकि वोटिंग का राइट 1893 में मिल गया था 1892 के एक्ट में, और मिला था 1893 में, तो 1909 के एक्ट में भी तो वोटिंग का राइट ले रहे हैं ना, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो मान के चलो इसमें 10% था तो इसमें
30% का राइट मिल गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा 1909 का एक्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आया 1909 के एक्ट। का एक्ट समझ में आया। अब हम इससे आगे करेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये कौन था? मॉन्टेग्यू यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव। जैसे पिछले वाले में कौन था? मॉर्ले। और चेम्सफोर्ड ये कौन है? वायसराय। इन्होंने क्या कहा? इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, यानी ब्रिटिश प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन में इंडियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। और दूसरा क्या है? फर्स्ट टाइम स्टेबलाइज पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की उत्पत्ति कब हुई? 1919 के एक्ट के द्वारा। और क्या लिखा है इसमें? फर्स्ट टाइम वुमेन आल्सो हैड राइट टू वोट, प्रथम बार महिला को वोट का राइट 1919 के एक्ट में दिया गया। अब देखो आगे क्या लिखा है? डायरकी इंट्रोड्यूस दोहरी शासन प्रणाली। देखो डाई है ना, डाई मतलब टू, नाम से ही पता चल रहा है। डायरकी इंट्रोड्यूस दोहरी शासन प्रणाली कौन कौन सी? प्रोविंशियल, सेंटर, एक सेंटर में एक प्रांत में। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट टाइम PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। इट एक्ट प्रोवाइड आफ्टर 10 ईयर ए स्टैट्यूटरी कमीशन वुड सेट अप ए स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। देखो इसका मतलब क्या है? एक स्टैट्यूटरी, देखो स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाएगी, वुड सेटअप, एक कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, किस लिए? टू स्टडी द वर्किंग, स्टडी करना, किस चीज़ की स्टडी करेगा ये? यानी किस चीज़ को एग्जामिन करेगा, किस चीज़ को चेक करेगा, किस चीज़ की स्टडी करेगा? वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है या नहीं। कब बनाया जाएगा? हर 10 साल के बाद। इसका मतलब ये है इसका। इट एक्ट प्रोवाइड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, ए स्टैट्यूटरी कमीशन वुड सेटअप, एक कमीशन सेटअप किया जाएगा, किस लिए? टू स्टडी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आराम से और बिल्कुल आराम से और आसान तरीके से बताता हूँ। देखो डायरकी बना दी, दोहरा शासन प्रणाली बना दी, कहाँ कहाँ पे? एक तो सेंटर में 1919 का एक्ट बता रहा हूँ मैं ये, एक तो सेंटर में बना दी, एक बना दी प्रोविंसेस, प्रांत में, ठीक है। दोहरा शासन प्रणाली होगी, दो प्रणाली होगी। अब इनकी जो गवर्नमेंट है, एक तो सेंटर में गवर्नमेंट है, एक प्रोविंसेस यानी स्टेट, जैसे आज के टाइम पे स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट होगी।
सेंटर गवर्नमेंट हो गई, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, ये दो गवर्नमेंट बना दी। इन गवर्नमेंट को चेक करने के लिए कि ये अपना सही काम कर रही है या नहीं कर रही, या इसको एक ही गवर्नमेंट बनाया जाए या फिर दोनों गवर्नमेंट सही हैं, इसको चेक करने के लिए हर 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये चेक करेगा कि ये गवर्नमेंट सही चल रही है या नहीं। ये किस में लाया गया? 1919 के एक्ट में लाया गया। यानी अब इसको चेक करने के लिए जो 1919 की गवर्नमेंट बनी थी उसको चेक करने के लिए हर 10 साल में क्या आना चाहिए था? हर 10 साल में एक कमीशन आना चाहिए था, एक कमीशन बनाना चाहिए था। तो यानी वो कब आता वो कमीशन? हर 10 साल में। 1929 में चेक करने के लिए आता, पर वो 1929 में नहीं आया। वो कब आ गया? 1927 में आ गया, जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। हम इसमें साइमन कमीशन भी करेंगे आगे, इसमें लिखा भी होगा। देखो इसमें लिखा भी होगा। ये रहा आफ्टर 10 ईयर्स द रिजल्ट ऑफ साइमन कमीशन इन 1927, जिसका परिणाम क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन आया। ये तो 2 साल पहले आ गया, क्योंकि 1929 में आना चाहिए था, क्योंकि 1919 में बना है। हर 10 साल में बता रहे हैं, हर 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, तो 1929 में आना चाहिए था, पर यह आ गया 2 साल पहले 1927 में। ठीक है, अब देखो इसको एक बार देख लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देखो एक्चुअली क्या है, ये एक ही है, ये पेज एक था, तो पेज बड़ा हो गया ना, तो इसको अलग अलग करना पड़ गया। इसको हम ऐसे जोड़ेंगे ना, तो ये एक ही है। देखो देखो, प्रोविंशियल स्टेट, सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको हम आज के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 2 बना दी, तभी तो डायरकी बोलते हैं ना, दोहरी शासन प्रणाली। एक तो प्रोविंशियल स्टेट, एक है सेंट्रल स्टेट। अब देखो प्रोविंशियल में क्या होगी? एक तो एग्जीक्यूटिव होगी, कार्यपालिका, एक होगी लेजिस्लेचर, न्यायपालिका। ऐसे ही सेंटर में होगी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, न्यायपालिका, सॉरी कानून, विधायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, यही है। देखो प्रोविंशियल, सेंट्रल, सेंट्रल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, यही है। देखो यही यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्योंकि पेज बताया ना छोटा था, तो ये एक ही है, इसको अलग अलग मत समझना। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूटिव के 2 एडमिनिस्ट्रेटर थे। एग्जीक्यूटिव में 2 होंगे, एक होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसलर, एक होंगे मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव काउंसलर के जो हेड थे वो कौन थे? गवर्नर। आज के टाइम में भी तो स्टेट में क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर। और मिनिस्टर वाले एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में हेड कौन थे?
खुद मिनिस्टर। दूसरी चीज देखो एक बार, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे वो रिजर्व्ड लिस्ट के लिए फिक्स किया गया था, जबकि मिनिस्टर जो था वो ट्रांसफ़र लिस्ट के लिए फिक्स किया गया था। यानी रिजर्व्ड यानी आरक्षित, और ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित। देखो मैं बताता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को दो सरकार में बांट दिया। एक तो थी प्रोविंशियल स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो स्टेट में दो एडमिनिस्ट्रेटर बांट दिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका और विधायपालिका। जो एग्जीक्यूटिव का काम करेगी ये न्याय कानून बनाने का काम करेगी, लॉ मेकिंग। ऐसे ही सेंटर में बना दिए दो, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब फिर एग्जीक्यूटिव में दो पार्ट बना दिए, यानी दो एग्जीक्यूटिव में दो पार्ट होंगे जो एग्जीक्यूटिव का कार्य संभाल लेंगे। कौन कौन? एक तो होगा एग्जीक्यूटिव काउंसलर और एक होंगे मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव काउंसलर का हेड कौन हो गया? स्टेट में हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव का स्टेट में हेड कौन होता है? गवर्नर। और मिनिस्टर जो था इसका हेड कौन बनाया? ये बना दी मिनिस्टर। इनके लिए ये पेन दूसरा ले लेता हूँ यार। हाँ, इनके लिए कौन सी लिस्ट बना दी एग्जीक्यूटिव के लिए? रिजर्व्ड लिस्ट, मतलब रिजर्व्ड लिस्ट। और इनके लिए कौन सी लिस्ट बना दी? ट्रांसफ़र लिस्ट। इनको ट्रांसफ़र लिस्ट दे दी। ट्रांसफ़र में कौन कौन से आ गए? ट्रांसफ़र में जैसे हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, मतलब जो अच्छी वाली थी ना वो तो ले ली एग्जीक्यूटिव ने, और जो नॉर्मल थी ना वो दे दी मिनिस्टर को। इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन होते थे? इंडियंस है तो इसमें भी, पर ये रिजर्व्ड थी, ये ट्रांसफर्ड थी। रिजर्व्ड में मैक्सिमम कौन थे? अंग्रेज थे। इनमें कौन सी लिस्ट होंगी? इनमें जो थे वो थे जैसे लॉ, ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, इनके अंडर ही आ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आओ आगे करते हैं हम। देखो देखो दो एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए, एग्जीक्यूटिव और दूसरा था मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता था? गवर्नर। और मिनिस्टर का ये खुद मिनिस्टर थे। एग्जीक्यूटिव में क्या बना दिया? रिजर्व्ड लिस्ट, रिजर्व। और मिनिस्टर में क्या बना दी? ट्रांसफ़र लिस्ट। इनमें लॉ, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू ये आ गए रिजर्व में, और ट्रांसफ़र में आ गए हेल्थ,
PW एजुकेशन ETC। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो थी ना वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, यानी वो लेजिस्लेचर को किसी भी चीज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं दे सकती थी। और मिनिस्टर थी वो रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। अब यहाँ से समझे आप एक बात, यहाँ ट्रेड ट्रांसफर में कौन आए, इलेक्ट्रिक जो इलेक्टेड मेंबर थे ना सिर्फ वो आए हैं। यहाँ पे कौन आए हैं, यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में इलेक्टेड मेंबर नहीं आए। अब देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में दो पार्ट थे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ लिया, इसके दो पार्ट हो गए थे, एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टर। अब आगे देखो, लेजिस्लेचर में क्या है, साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली इंक्रीज, मतलब असेंबली के जो मेंबर थे उनको इंक्रीज करना। 70% मेंबर इसमें जो थे वो इलेक्टेड थे, चुने गए थे इलेक्शन के थ्रू, इलेक्टेड है न कि नॉमिनेटेड। नॉमिनेट होता तो उनको अपॉइंटमेंट किया जाता, इलेक्टेड है तो यानी इलेक्शन के थ्रू आए हैं। वुमेन आल्सो राइट टू वोट, यहाँ पे वुमेन को वोट का राइट दे दिया। अब देखो क्या लिखा है, गवर्नर असेंट रिक्वायर्ड टू पास बिल, ये आ गया ना, किसी भी चीज़ को पास करने के लिए, बिल को करने के लिए गवर्नर की असेंट चाहिए। देखो ये लेजिस्लेचर कानून बनाने का आ गया, कानून बनाने का में आएगा तभी तो बिल पास होगा, इसी में तो बिल पास हो रहा है, कानून बनाने का काम है ये तो। ये हो गया प्रोविंशियल स्टेट, इसके दो पार्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब आगे करते हैं सेंट्रल वाला पार्ट। फिर हमारा 1909 एक्ट जो है, सॉरी 1919 एक्ट वो है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें देखो सेंट्रल वाले में इसके दो पार्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इसका हेड गवर्नर जनरल वाइसराय। इसका हेड कौन था, वही आ गया ना आज के टाइम पे। सेंटर में कौन होता है हेड, एग्जीक्यूटिव का राष्ट्रपति, और स्टेट में एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, गवर्नर। तो इसमें कौन है हेड, गवर्नर है। और इसमें कौन हेड है, वाइसराय। तो सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव का हेड वाइसराय हो गया। वाइसराय को ऑर्डर इशू ऑर्डिनेंस, उसको ये राइट था। वाइसराय की काउंसिल में 8 मेंबर थे, 8 में से 3 मेंबर इंडियंस थे। ठीक है, या क्या समझ में, ये के 3 पार्ट करने हैं एग्जीक्यूटिव के, सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव के क्या क्या, हेड वाइसराय, वाइसराय को ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति, और इसके मेंबर कितने, 8। इसकी काउंसिल में कितने मेंबर, 8, 8 में से 3 भारतीय हैं। लेजिस्लेचर में बाइकर्लिज्म आ गया। बाइकर्लिज्म 2 टाइप का होता है, जैसे आज के टाइम पे है ना संसद, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को यानी एल, देखो लोकसभा एल से, लोकसभा एल से लोअर, यानी लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। इनका टर्म कितना होता था पहले, लोकसभा का 3 साल का, आज कितना है 5 साल का, और राज्यसभा का टर्म टाइम पीरियड कितना होता था, 5 साल का, आज कितना है
नो टाइम पीरियड, क्योंकि वो चेंज होती रहती है, परमानेंट है वो। अब ये बताओ, ये समझ में आ गया? 1919 के 2 एक्ट, 2 पार्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, सेंटर में भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ठीक है, हमारा 1919 का एक्ट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ईजी है ये। आज के टाइम के एग्जीक्यूटिव जो स्टेट में देखते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना, उसके कंपैरिजन में करके देखना, और सेंटर के जो हम सेंटर में देखते हैं उसको ध्यान में रख के करके देखना, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हम अगले पार्ट में 1919 के एक्ट के बाद 1935 का एक्ट करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई आज। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।